हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट्स। आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हमारा पीसीएस का रिवीजन सीरीज है और हम लोग जो है जनरल साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं। जनरल साइंस में हमारा दो टॉपिक यानी दो सब्जेक्ट समाप्त हो चुका है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है जिसमें वर्ग की टॉपिक है। आइए इस टॉपिक को देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। कैरोल्स लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में व्हिटेकर ने 5 जगत प्राणियों को मतलब जो है 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी। इनमें समस्त जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में विभाजित किया गया है। तो शुरू करते हैं जंतु जगत से। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जंतु जातियों यानी 15 लाख में लगभग 60% यानी 9 लाख आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। सभी एककोशिकीय जीव में अलैंगिक विधि द्वारा क्या करते हैं, जनन होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। आप देख सकते हैं इस फिगर को। इस फिगर में जो है कवक, फंगी, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा इसके तहत जो आते हैं। कवक के तहत यूकैरियोटिक्स अधिकांश बहुकोशिकीय यीस्ट, मशरूम जैसे उदाहरण है। पादप में आते हैं स्वपोषी उत्पादक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी पादप और आवृत बीजी पादप। जंतु में आते हैं सभी उपभोक्ता जीव, मतलब कशेरुकी, मत्स्य, उभय कशेरुकी में जो आते हैं मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि। और अकशेरुकी में पोरीफेरा, आपका सेलिट्रेट्रा, एनेलिडा और मोलस्क, ये सारे चीजें आते हैं। ऑर्थोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ये सब मतलब इस संघ के जीव आते हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा में आते हैं यूकैरियोटिक जीव, अधिकांशतः एक कोशिकीय जैसे शैवाल, संघ प्रोटोजोआ। और मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव जो माइकोप्लाज्मा और जीवाणु आते हैं। ये केकड़ा जो है मेल्कोस्ट्रेका वर्ग में आता है, जबकि बरूथी, बिच्छू, मकड़ी ये एर्कनिडा में आते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु हैं और ये सब जो है इस वर्ग से संबंधित जो है। टिक तथा माइट वास्तव में मकड़वंशी होते हैं जो कि एरैनी जो गण है इसके अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त तथा शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होते हैं। कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 6 यानी 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जुगनू या खगोत कीटों का एक परिवार है। इनमें चमक ल्यूसीफरेज, ठीक है, ल्यूसीफरेज जो है नामक एंजाइम के कारण इनमें जो चमक होती है। मादा जो मच्छर है इनके मुख्य उपांग जो है पक्षियों एवं स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए होती है, मतलब उपयोजित होती है। जबकि नर मच्छर जो होते हैं इनके ये लोग क्या करते हैं, फल फूलों का रस चूसने के लिए ये अपना जो है मतलब कि ये मच्छर जो है फल फूलों के रस चूसते हैं। लेकिन जो मादा मच्छरें होती हैं जो आपको काटती है, जो आपकी खून चूसती है, वो मादा मच्छरें होती हैं। कीटों में ट्रैके द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र जो होता है उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। इसके बाद इकाइनोडर्मा समुद्र में पाए जाने वाले पंचतीय अर्य समित वाले ड्यूटरोस्टीमी यूमेटाजोआ होते हैं। तो थोड़ा सा नाम अजीब सा है, तो आप लोग प्लीज पढ़ लिया करिएगा। इनके शिशु प्रवस्था में शरीर की समिति द्विपार्श्वीय होती है। इकाइनोडर्मा प्राय अंडज होते हैं, किंतु कुछ पिंडज या सजीव प्रजक होते हैं। ऑक्टोपस, देखिए ये जो होते हैं ऑक्टोपस सीफेलोपोडा वर्ग का एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती है। विशाल स्क्विड्स, ठीक है, तथा कोलोसल स्क्विड्स जो है कोलोसल स्क्विड्स हैं सबसे बड़े अकशेरुकी हैं। कोलोसल स्क्विड्स की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होता है। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से
प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। असमतापी में देख लेते हैं, यानी असमतापी में इसके अंतर्गत ठंडे रुधिर वाले वे जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। रात्रिचर जंतु में यानी जो इसके तहत देख लेते हैं, दिन में आराम करते हैं ये लोग, रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण और घ्राण केंद्रीय यानी सूंघने की अत्यधिक शक्ति होती है। इनमें दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी ये जो जंतु है रात्रिचर होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु वे वास्तविक मछली नहीं होते हैं, जैसे जेलीफिश जिसे निडेरिया कहते हैं, सितारा मछली यानी स्टारफिश, इको इंडोडर्म कहते हैं, रजत मीन या सिल्वर फिश, और कटल फिश, हेग फिश, डेविल फिश, ये सब जो है एक है क्रेप फिश, ठीक है, जिसे ऑर्थोपोड कहते हैं। कुछ वास्तविक मछलियां हैं फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश इत्यादि। डॉग फिश जो है एस्कोलियोडॉन को कहते हैं, जो कि एक उपस्थित मीन है, ठीक है, उपास्थि मीन है। और समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, ठीक है, जो कि एक वास्तविक मीन है यानी बोनी फिश है। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े यानी गिल्स पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होती है। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों की केवल ऊपरी परत ही जमती है, जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान आता है। इसीलिए मछलियां तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई बर्फ व नदियों में भी जीवित रह सकते हैं। एम्फीबिया क्या है? उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए जो है उपयोगी होता है, अनुकूल होता है। और इसके बाद रेप्टाइल्स यानी सरीसृप क्या है? इसके अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे करैत, कोबरा, वाइपर आदि ये विषैले होते हैं। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियां के 1 से 3 जोड़ी, प्रायः 1 जोड़ी, बड़े व पीछे की ओर मुड़ी विष दंत यानी पॉइजन जो फैंगस है, तलु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे होते हैं। यह मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां के समान होती है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं होता है, मतलब नहीं आता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है। इसकी लंबाई लगभग 50 से 55 फीट तथा वजन 35 से 45 टन होता है। समुद्री शेर यानी सी लायन क्या है? सील या फोका, वार्लर्स या डॉल्फिन भी जो है ये जलीय स्तनधारी है, जिसमें डॉल्फिन सिटेसिया गण जबकि अन्य तीनों कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिजीवी जंतु है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। समुद्री गाय यानी सी काऊ एक विशालकाय शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की होमिनोइडिया परिवार की सदस्य जाति को कहा जाता है। कपी के जो सदस्य जाति हैं यानी ये जिस कुल से संबंधित है वो होमिनोइडिया है, इस परिवार से ये बिलोंग करते हैं। इनकी 2 शाखाएं हैं। पहला जो है हिन कपी है, ये छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन। दूसरा है महाकपी, ये बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान तथा मनुष्य। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता है बल्कि वानर वर्ग में शामिल होता है। वर्तमान मानव बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है, मतलब जो होमोसैपियंस जो है ये जो है बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। इनमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि क्षमताएं होती है। इनके कपाल गुहा का अध्ययन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। मोनेरा जगत में देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है और इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीव मतलब जीवन यापन करने वाले ये सूक्ष्म जीव होते हैं।
साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म, एककोशिकीय आदि जीव है। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्राय इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी जो है यानी हेट्रोट्रॉपिस जो होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी। आर्कियोबैक्टीरिया जो है ये इनका जो लक्षण है सामान्यतः जीवाणुओं से भिन्न होता है। इसके जो है मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूदा गांठ यानी जो नूडल्स होते हैं, इनमें पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत देख लेते हैं। देखिए, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव जो है शामिल होते हैं। शैवाल पर्णहरित मुक्त संवहक ऊतक रहित थैलोफाइट्स है। इसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला देख लेते हैं क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, हरे वर्णक के कारण कहते हैं इन्हें। फिर दूसरा जो है रोडोफाइसी, लाल शैवाल, लाल वर्णक के कारण। और तीसरा जो है फियोफाइसी, भूरा शैवाल, जिसे भूरे वर्णक के कारण जो है इनका संबंध है। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद फंगी जो है नेक्स्ट देखते हैं फंगी का क्या इंपॉर्टेंट है। कवक पर्णहरिम रहित संवहक ऊतक रहित थैलोफाइट्स है। कवक जो है पर्णहरिम रहित संवहक ऊतक रहित थैलोफाइट्स है। ये परपोषी होते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ईस्ट यानी खमीर और कुकुरमुता या मशरूम एक क्या है, एक प्रकार का ये भी क्या है, कवक है। खमीर एस्कोमाइसिटिस कुल के ये होते हैं, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटिस कुल का ये सदस्य है। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों में अध्ययन सहजीवी साहचर्य प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो कवक और शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं। पादप जगत के अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक सहजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। घटपर्णी या नेफेथिन्स का एक पौधा है, एक प्रकार का पौधा है। यह संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। प्राय ऐसी मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की अभाव होता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर परजीवी होते हैं अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोजन पदार्थ जो है ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी जो जंतु हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो हेर्बिवोरस को कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता भी कहलाते हैं, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। विबंधक या अपघटक मृत परजीवी जो होते हैं जो कि अपना भोजन पदार्थ जो है मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। विबंधक या अपघटक मृत जीवी होते हैं। ये जो है अपना भोजन पदार्थ जो है भोज्य पदार्थ जो है मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, जिसे डिकम्पोजर भी कहते हैं। मरुस्थलीय या मरुद्भिदी पौधे को इसके अंतर्गत जो आते हैं वो कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं, जो कि ये शुष्क वातावरण के प्रतिकूल प्रति अनुकूल होते हैं, मतलब अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद जो पौधे हैं इनके जड़ प्राय लंबे होते हैं, जबकि तने छोटे, रूपांतरित, कभी कभी भूमिगत भी होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत जो है मतलब कि जो उपचर्म की जो परत होती है ये ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इनके कुछ भाग जल संचयन हेतु अधिक मंसल जो मतलब कह सकते हैं मोटेदार गद्देदार हो जाते हैं। फिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें प्राय 25 से 30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। हाइड्रोफाइट्स और जलोभित पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें
बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं। इन पौधों के तैरने में सहायता होते हैं, मतलब सहायता करते हैं। और लवण मृद जो मृद विधि है यानी हेलोफाइट्स जो है, उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए लगे रहते हैं, ना कि पोषण हेतु। तो जैसे आर्किड इत्यादि ये सब इसके तहत आते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। कौन? पुष्प। अदरक प्रकंद का, आलू स्तंभकंद का, लहसुन सल्ककंद का तथा सूरन या जिमीकंद घनकंद का उदाहरण है। सरकंद कान्वोलुलेसी जो है, थोड़ा इसका नाम अजीब सा है, कान्वो, आप मतलब कि एक दो बार रिवीजन करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। शकरकंद जो है कान्वोलुलेसी कुल का पौधा है। इसका खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। गन्ना, आलू और अदरक तने के रूपांतरण है तथा मतलब अर्थात इनका संग्रह अंग जो है तना है। शलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों के रूपांतरण है अर्थात इनका संग्रह जो है संग्रह अंग जड़ है। मटर लेगुमिनेसी कुल के द्वीप बीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं। गन्ना ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट यानी स्टेम कटिंग आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है, जिसमें पर्व नोड्स तथा पर्व संधियां यानी इंटरनोड्स पाई जाती है। लॉन्ग यानी क्लोव जो है मिटेसी कुल के ये साइजियम एरोमेटिक्स यानी एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नाम का यह मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। यानी फिर से मैं दोहरा देता हूं, थोड़ा सा कभी कभी मुझे भी इन वर्डों का ध्यान नहीं रहता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। देखिए जो लौंग है मिटेसी कुल के साइजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोज पदार्थ तथा दंतशूल निवारक इत्यादि में किया जाता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है और इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला है जिसे इरेडिसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज पदार्थ में स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर में सैफ्रानाला एवं पिक्रोक्रोसी नामक रसायन पाया जाता है, जिसे सैफ्रॉन भी बोलते हैं। भिंडी के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने का जो भाग है वो प्रकंद है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। यह जिंजीबेरेसी कुल का सदस्य है। तो जिंजीबेरेसी कुल का यह सदस्य है। इसका उपयोग औषधि, मसाले और अलंकारक इत्यादि के रूप में होता है। सहतूत, अनानास, कटहल का जो फल है सोरोसिस कहलाता है। काजू और सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है, सिंघाड़ा का बीज, जबकि लीची का मांसल बीजचोल खाया जाता है। सेव और नाशपाती का फल पोम, जबकि खीरा, खरबूज, लौकी का फल जो होता है पीपो कहलाता है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक आवृत बीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। कुकिन, एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियां भी मलेरिया निदान हेतु प्रयोग की जाती है। सन, पटसन, जूट इनके जो तने हैं होते हैं रेंटिन से प्राप्त किया जाता है, रेटिंग जिसे कहते हैं, इनसे प्राप्त किया जाता है। जबकि कपास को फलों में स्थित बीजों के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बड़ी लिटे मतलब बड़ी लिट रेशा तथा छोटी फज रेशा। लिट रेशे जो है व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कपास से रासायनिक संगठन में सेलुलोज, जल और प्रोटोप्लाज्म वसीय तत्व तथा खनिज लवण होते हैं। पपीता का वनस्पतिक नाम जो है कैरिका पापाया है। इसमें उपस्थित पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिका जैंथिन
के कारण होता है, यानी कैरिकाजैंथिन जो वर्णक होते हैं इनके कारण इनका रंग जो है, कलर जो है पीला होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन है, और लाल नारंगी के वर्णक जैसे कैरोटीन, गाजर में मतलब लाल नारंगी के वर्णक जैसे कैरोटीन, गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक, पीले रंग के वर्णक जैसे जैंथोफिल, हल्दी में, चुकंदर में विटामिन वर्णक होते हैं। तो याद रखिएगा। अफीम के पौधे का वनस्पतिक नाम पैपावर सोमनीफेरम है। ठीक है, अफीम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? पैपावर सोमनीफेरम। इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी कहते हैं। इससे नोस्कापिन, पैपावरिन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन आदि औषधियां प्राप्त की जाती है। अफीम पौधे के अपरिपक्व जो होते हैं, मतलब मॉर्फिन जो होते हैं, मॉर्फिन पौधे के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। किसका प्राप्ति होता है? मॉर्फिन का अपरिपक्व अधिक कच्चे फलों से। लहसुन तथा प्याज की अभिलाक्षणिक गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके को उतारने पर आंसू आने के कारण प्याज से निष्कासित होने वाली सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद उसमें उपस्थित कैप्साइसिन है, और इसका रासायनिक सूत्र C18H27NO3 है। वनस्पति विज्ञान में किसी परोह को कली या कलिका कहते हैं, या किसी पत्ती के कक्ष पर परत या तने की अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क जो है ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जिसका वनस्पतिक नाम क्वेकर सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति एवं स्थल जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो आइए इस पर प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञानी पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया गया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो कीटों की है, जिसे ऑर्थोपोड संख्या कहते हैं इन्हें। 2 नंबर क्वेश्चन में कथन ए कह रहा है कि अमीबा विभंजक द्वारा जनन करता है, और कारण आर कह रहा है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो देखिए दोनों सही है और आर की सही स्पष्टीकरण भी है। 3 नंबर क्वेश्चन, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, और ठंडे वाले वातावरण के अनुसार अपना जो है रुधिर को, मतलब जो है ठंडा के अनुसार, ठंडा गर्म के अनुसार बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 नंबर क्वेश्चन है, तो बताना है आपको। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से जो गलत है वो छांटना है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। बी कह रहा है गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो देखिए गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये सही है। अस्थि मछलियों में बतासे आमतौर से विद्यमान होता है, ये भी सही है। उपस्थित मतलब उपास्थि मछलियों के निषेचन आंतरिक होता है। देखिए ये तीनों सही है, लेकिन जो कथन सही नहीं है वो पहला है, यानी ए है, सभी इकोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। देखिए इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय मतलब समिति वाले ड्यूटोरोस्टोमी यूमेटोजोआ होते हैं। ठीक है, जिनकी डिभंग प्रावस्था में शरीर की सम्मति द्विपार्श्वीय होती है। ये मतलब सभी इकाइनोडर्म सजीव जो है यानी प्रजक है जो है नहीं होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन गलत है। 5 करें कौन सा मछली नहीं है, तो आपको बताना है। मछली जो है साफिश है, पाइपफिश है, गिटार फिश है, लेकिन स्टारफिश मछली नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा वास्तविक मीन है यानी मछली है, तो वास्तविक मछली कैटफिश है। निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है, तो समुद्री घोड़ा है, बाकी ये मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन सा मछली है, तो बताइए समुद्री घोड़ा मछली है। 9, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो व्हेल मछली। 10, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का एक प्राणी है, बताइए स्तनपायी है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, तो व्हेल है। 12 नंबर क्वेश्चन वही है, कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, तो आपको पता है स्पर्म व्हेल। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देते हैं, तो एकिडना, मतलब एकिडना के जो कुल के लोग होते हैं वो अंडे देते हैं ना कि बच्चे, सीधे बच्चे नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है, तो चमगादड़ है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो देखिए चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता, बाकी सारे पक्षी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतु पर विचार करना है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह कौन सा स्तनधारी है,
तो देखिए स्तनधारी जो है वो समुद्री गाय और समुद्री सिंह है, समुद्री घोड़ा जो है स्तनधारी नहीं है। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है, मतलब फिश है। और समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। 17 डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसके अंतर्गत? स्तनी में, स्तनी में इसको वर्गीकृत किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सील किस जाति का है? तो सील बताइए, ये स्तनपायी जाति के मतलब अंतर्गत आते हैं। सील या फोका ये स्तनपायी जंतु होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निरशंस प्राणी कौन सा है? तो निरशंस प्राणी जो है वो व्हेल है। 20 नंबर एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? तो एम्फीबिया जो है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को जो है निर्धारण करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानरों के गुणों से पृथक करता है? तो देखिए जानने की इच्छा प्रकट करना जो है मनुष्य को और सब जंतु जानवरों से जो है भिन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कपी जो नहीं है वो लंगूर है। लंगूर किस में आता है? वो बानर के वर्ग में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है? तो गिबन है। गिबन जो है हिम कपी की श्रेणी में आते हैं, ये छोटे आकार के कपी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जो है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, किस में? हिरण के कुल में आती है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? तो गीदड़ में खुर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृद कवची यानी मोलस्क है। 27 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? मतलब सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो बताइए कौन सा है? तो स्क्विड, स्क्विड जो है वो अकशेरुकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं है? तो अन्य 3 जीवों का वर्ग का नहीं है, बताइए कौन सा है? केकड़ा। बाकी बरूती, बिच्छू, मकड़ी ये सब जो है एक वर्ग के हैं। ये मतलब आर्किडा के कुल के हैं। बाकी ये जो केकड़ा है ये अलग क्लास में आता है। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है, किसका? व्हाइट लेग हार्न एक, बताइए ये किसका है? कुक्कुटों का एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखते हैं, टिक और माइट वास्तव में होते हैं, क्या होते हैं? मकड़ी वंशीय। 31 जुगनू होता है एक, क्या होता है? जुगनू किट होता है, एक किट है। इसमें एक चमक होती है, किसके कारण? बताइए किस एंजाइम के कारण उसमें एक चमक होता है? ल्यूसीफेरस के कारण। तो याद रखिएगा इस बात को। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा किट नहीं है? तो मकड़ी जो है किट नहीं है। मकड़ी वर्ग जो है एरेक्निडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाल बनाती है। सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्प जो है अन्य विकल्प में जो जंतु हैं कीट वर्ग में आते हैं और इनमें 3 जोड़ी जैसे 6 पाद पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों में कीटों का ये विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसके जो पाद होते हैं 8 होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में कितने पाद पाए जाते हैं? 8 टांगे होती हैं। तो बी ऑप्शन सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कीट नहीं है? तो आपको बताना है कीट जो नहीं है वो मकड़ी है। जब चींटियां काटती हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती है, बताइए कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, कौन सा रेशम कहलाता है? गौसमीर रेशम कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, आपको विचार करना है और बताना है कौन से सही है। पहला, फीता कृमि उभयलिंगी है। दूसरा, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। तीसरा, फाइलेरिया सुप्त कृमि से होता है। चौथा, गिनी कृमि एनेलिड मतलब है, गिनी कृमि जो है एनेलिड है। तो बताइए कौन सा सही है? देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। गिनी जो है एनेलिड नहीं है। देखिए क्योंकि गिनी कृमि या मतलब जो कि गिनी जो वर्म है एक सुत कृमि होते हैं जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम आप देख सकते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या है। मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, बाकी जो और कुछ लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसका नाम देख लीजिए, ड्रैनकनकुलस मेडिनेसेसिस है, पता नहीं है, थोड़ा सा आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा ढंग से। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू जो है ये सब जो है ये रात्रिचर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छरों के बारे में कुछ विचार दिए गए हैं। अब आपको बताना है कौन से सही है। केवल नर रक्त चूसते हैं, रक्त मतलब केवल नर रक्त चूसते हैं, ये गलत है क्योंकि नर रक्त नहीं चूसता है, मादा रक्त चूसती है। तो दूसरा सही है। मादा पौधों का रस चूसती है, नहीं। मादा की अपेक्षा नर के जो डैने हैं बड़े होते हैं, तो नहीं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो 2 और 5 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो ऊंट जो है अपने आंत में जलों का संग्रह कर लेते हैं, तभी ये कितने दिनों तक जो है जीवित रह जाते हैं रेगिस्तान की, इसलिए इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान है? बताइए। कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित हो जाती है किसमें? जमिका दंत में। 43 नंबर, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो बताइए, शैलोभिद कहलाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो घटपर्णी जो है ये कीटाहारी पादप है। 45 वही क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो उनका जो पत्ता है वो घट में रूपांतरित हो जाता है। 45 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो जो गलत है उसको बताना है। ईस्ट, किण्वन, ये सही है, ये उत्तर आपका नहीं होगा। कैसीन, दुग्ध में प्रोटीन, ये भी सही है। एलोवेरा, अमृत बीजी। घटपर्णी, परजीवी आवृत बीजी, ये गलत है। डी जो है आपका आंसर टिक लगाना है, मतलब आंसर जो आपका होगा डी सही होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 47, कौन सा सुमेलित नहीं है फिर बताना है। अमरबेल, तना परजीवी, तो ये सही है। चंदन, जड़ परजीवी, ये भी सही है। आर्किड, अधिपादप यानी एपिफाइट, ये भी सही है। घटपर्णी, जलोदबिद, ये भी गलत है, मतलब ये गलत है। डी सिर्फ गलत है, बाकी सब सही है। तो यह सुमेलित नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। 48, नेफेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी जिसका नाम है नामक दुर्लभ एक अपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पे? मेघालय में, ये सिर्फ मेघालय में मिलते हैं। निपेथेंस खासियाना भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी के क्षेत्रों में ये मिलते हैं। 48 से 49 क्वेश्चन, पौधे में कौन से भाग जो है कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से जो है हल्दी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो आपको पता है प्रकंद होता है। 51 नंबर क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है किसमें? तो आप बताइए। ड्रूप वर्ग में रखा जाता है लीची को। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो बताइए, शकरकंद जो है एक रूपांतरित जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कर रहा है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का जो है संग्रह अंग तना नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तना है? तो आपको बताना है अदरक जो है एक तना है। इसके बाद 55 आपको मिलान करना है। प्रकंद अदरक के तहत आता है। स्तंभ कंद जो है आलू में। सल्क कंद लहसुन और घन कंद जिमीकंद सूरन, ये सारे मिलान करके आपको कौन सा आंसर सही है? सी आंसर आपका सही है। 56 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू जो है रूपांतरित स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, आलू है एक क्या है? आलू एक कंद है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्राकार्यक साहचर्य है? तो कवक मूल जो है ये उपयोगी प्राकार्यक साहचर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में दूसरा लाइन देख लेते हैं। देखिए, कवक मूलक कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य हैं जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधे बदले में भोज्य पदार्थ तैयार करके कवक को उपलब्ध कराते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? बताइए। तो सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर पौधा यानी 60 नंबर क्वेश्चन, मटर पौधा है क्या है? एक साग कुल के ये पौधा है। 61 नंबर क्वेश्चन, ताना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ताना काट जो है गन्ना के लिए किया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन, लौंग है क्या है? लौंग एक बंद कली होता है, यानी एक कह सकते हैं कि आपको इसका मतलब ये बंद कली है और जिसका उपयोग हम भोज्य पदार्थ, दांत के दर्द निवारक इत्यादि में मतलब उपयोग करते हैं। पौधे का
मतलब लौंग के पौधे का वनस्पतिक जो नाम है वो साइजिजियम जो है एरोमेटिकम है, ठीक है, साइजिजियम एरोमेटिकम, जो कि मेटेसी कुल के अंतर्गत ये आता है। 63 नंबर क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है, तो आपको पता है लौंग पुष्पकलिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लौंग है, आपका वही क्वेश्चन है, लौंग क्या है, सूखे फूल है। 65 लौंग पौधे में निम्नलिखित में से किस भाग से जो लौंग है किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो लौंग को शुष्क पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। 66 सुमेलित नहीं है वो बताना है, यानी जो गलत है वो बताना है। अदरक राइजोम, तो आपका सुमेलित जो नहीं है ये सही है। केसर बीज से, तो केसर बीज से नहीं बल्कि किसे, ये केसर एक मसाला है, देखिए केसर क्या है, एक मसाला है। सैफरॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका, मतलब जो स्टाइल और स्टिग्मा है, यानी वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम जो है क्रोकस, मतलब क्रोकस सेटाइवस है, जो कि इरेडिसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर जो है एक फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है। जो बीज बनने वाला भाग होता है, यह पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है। इसमें सैफ्रनाल तथा पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। तो केसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है 67, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका होता है, फूल के बीज बनने वाले भागों का। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के मुख्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अदरक प्रकंद ये सुमेलित है। सुमेलित जो नहीं यानी जो गलत है वो सही, आपको टिक लगाने हैं। प्याज मांसल पर्ण ये भी सही। आलू मूल ये गलत है। नारियल भ्रूणपोष ये सही है, तो सी आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों, देखिए आलू को, मतलब आलू का खाने वाला जो भाग है वो कंद होता है, न कि मूल, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो तना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्न में से कौन सा एक फल है, तो फल जो है भिंडी जो है एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, पादप कली है क्या है, एक भ्रूणीय टहनी होता है। 72 का जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए, कॉर्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो कॉर्क जो होता है ये स्क्वैकर्स से प्राप्त होता है, जिसे क्वैकर्स कहते हैं। इसके बाद देखिए कॉर्क ओक, कॉर्क जो है ओक नामक वृक्ष की छाल से यानी बाग से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वैकर्स सुबर होता है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कॉर्क अनियमित आकार का पतली भित्ति वाला मोम युक्त कोशाओं वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का क्या कारण है, तो लहसुन में जो गंध आती है वो सल्फर यौगिक के कारण आती है। 74 नंबर क्वेश्चन, प्याज के छिलके को उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करती है, कौन सा अम्ल निष्कासित करती है, तो सल्फेनिक अम्ल। 75 जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो पुष्प है। 76 मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो मिर्च की जो तीक्ष्णता का कारण है वो कैप्सेइसिन की मतलब उपस्थिति के कारण होता है, जिसे कैप्सिन कहते हैं। मतलब कैप्साइसिन, ठीक है, कैप्साइसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्साइसिन। 78 रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु का जो है पैदा करता है, फाइबर्स ऑफ कमर्सिस जो है पैदा करता है। तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वो है पुपा, जिसे कोशित कहते हैं, पुपा कहते हैं। रेशम का जो कीड़ा होता है, जैसे सिल्क वर्म जो होता है वो कोशित यानी प्यूपा होता है, पुपा नहीं प्यूपा होता है। मैं जल्दबाजी में पुपा बोल रहा हूँ, प्यूपा होता है। इस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर और कमर्सिस को उत्पन्न करता है। कमर्सिस को लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है, ठीक है, खोल कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। 79 रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं क्या है, तो शहतूत की पत्तियां। 80 कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है किससे होती है, तो एक आवृतबीजी पादप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है किससे किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से। 82 नंबर क्वेश्चन, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है, तो छाल से आती है। 83 वही क्वेश्चन है, कुनैन सिनकोना पादप किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो छाल। 84 भी वही क्वेश्चन है आपका, मलेरिया निदान हेतु आर्थितन नामक
एक औषधि प्राप्त होती है, किसे? आर्थितर जो है ये औषधि है, किससे प्राप्त की जाती है? बीजीय पादप से। और नेक्स्ट क्वेश्चन 85 जो है क्वेश्चन कह रहा है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधियों को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या, कौन सा है? तो क्लोरोक्वीन है, मतलब क्लोरोक्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम जो है इसका महत्वपूर्ण महत्व है। डायटम इसका जो प्रयोग है साल्विन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। 87 नंबर शहतूत का फल है, क्या है? शहतूत का फल एक जो है सोरोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 निम्न रेशों में से कौन पौधा के तने का उत्पादन नहीं होता है? मतलब निम्न रेशों में से कौन पौधे के मतलब तने का उत्पादन नहीं है? तो बताना है आपको, पौधे के तने का उत्पादन नहीं है वो कपास है। 89 लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, सी ऑप्शन सही है। 89 के बाद 90 निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो ट्रिटिकेल है। देखिए ट्रिटिकल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रिटिकल मानव निर्मित अनाज या धान है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं और राई के परस्पर संक्रमण करके, मतलब परस्पर संक्रमण से तैयार किया है। इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसका मुख्यतः उपयोग जो होता है पशु के चारे में किया जाता है और रोटी जो है इससे अच्छी नहीं बनती है। 91 है जो क्वेश्चन कह रहे हैं कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाए गए विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें देखिए इस किस्म में जो ऑयल सीड मस्टर्ड जो है जो कैनोला है इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो ये जो है इसकी विशेषता है, मतलब इस किस्मों की मुख्य विशेषता है। कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसमें प्राथमिक तौर से किथ डाउनी तथा बल्डर स्टीफेंस द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में इरूसिक एसिड की मात्रा कम होती है। इरूसिक एसिड की काफी कम मात्रा के अतिरिक्त इसका जो पोषण है भी कुछ मतलब पोषण गुण भी जो है काफी अलग होते हैं। 92 सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है किसके माध्यम से? तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह कौन सा है? तो अल्फांसो। नेक्स्ट जो है 94 है कथन ए कह रहा है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। आर कह रहा है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवण कहलाता है पाया जाता है। तो देखिए ए सही है, आर गलत है। क्यों? पौधे के आधार पर जीवाणु परपोषित तथा स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवण यानी क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल से मिलते जुले रंग द्रव्य होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। 95 कह रहा है सूक्ष्म जीवाणु में बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सूक्ष्म जीवाणु के बारे में आपको सही बताना है। ये कह रहा है कि ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, यानी ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। बी कह रहा है ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। सी कह रहा है ये फूल देने वाले फूल न देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। जीवाणु यानी बैक्टीरिया सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय आद यानी प्रिमिटिव जीव है जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कथन एक निम्न कथनों पर विचार करना। कथन ए कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण आर कह रहा है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए सी ऑप्शन सही है क्योंकि पहला सही है, आर गलत है। मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण में अपना
जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफी लंबे हो जाते हैं और इनके तने छोटे और रूपांतरित, कभी कभी ये भूमिगत भी होते हैं। संतान में मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है, क्यों हो जाती है कि क्योंकि भूमि में पानी नहीं, मतलब जड़ें पानी की तलाश में क्या करते हैं, ये उस पानी को खोज के लिए अपनी जड़ें बढ़ाते चले जाते हैं और इस तरह से बहुत अधिक लंबी हो जाती है। 98 मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, ये यानी ऐसे पादप मतलब फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं। तो इस ऐसे पादप जिनमें क्या होते हैं, लंबी मुसल जड़ होती है, यानी 20 से 30 फीट तक। तो ये आपका 98 का जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, क्या होते हैं, मांसल होते हैं, यानी गुद्देदार होते हैं। 101 जो क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इनको क्या कहते हैं, तो हेलोफाइट्स कहते हैं। 102 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है आपको कौन से सही है। ये कह रहा है, यानी पहला कह रहा है जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। 2 कह रहा है गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। 3 कह रहा है नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। और 4 कह रहा है सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है जो है वो साइटोकाइनिन है। तो देखिए केवल 1 और 4 सही है। क्यों, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, इसलिए कथन ए सत्य है। बीजों की सुसुप्ता अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन है, अतः 4 भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, अर्थात दूसरा जो गलत हो जाता है। नमक पानी मतलब कि नमकीन पानी में उगने वाले पौधे जो होते हैं हेलोफाइट्स कहलाते हैं, तो 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 कह रहा है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, किन पे होते हैं, यांत्रिक अवलंबन के लिए, तो ये इसके लिए निर्भर होते हैं। देखिए एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो दूसरी जीवित पौधे पर ये उगे या लगे रहते हैं। ये अलग भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब ये अपना भोजन अलग स्वयं बना लेते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती है। इसके अंतर्गत जो होते हैं आर्किडिस के पौधे आते हैं। 104 कह रहा है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, मतलब जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, जड़ों के बालों से। 105 हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, किसको कहते हैं, एक जलीय पौधे को। 106 नंबर क्वेश्चन, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, क्या देती है, तो जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, तो स्वजीवी उत्पाद, ये सही नहीं है, तो सुमेल नहीं है वो बताना है। परजीवी उपभोक्ता, मृतजीवी विबंधक और तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, तो ये सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका गलत है। बाकी तीनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, टिक लगाना है डी को। 108 प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन से आते हैं, हरित पादप। 109 आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है, मेथेन। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए मेथेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो क्लोम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं, कैसे, क्योंकि वो इसलिए जीवित रह पाती हैं क्योंकि मछलियां जो है बर्फ में तलों के निकट पानी नहीं जमता है। मतलब जो मछलियां हैं, क्या होता है कि जो झील होते हैं, जो झरने होते हैं, जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं, वो ऊपरी जो सतह होती है जम जाती है और जो निचली सतह होती है पानी के रूप में ही रहती है, इसलिए तलों के निकट पानी नहीं जमता है, इसलिए वो जीवित रहती हैं। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से, मतलब कि जो हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है, बिंदु से कम हो जाता है, तब झीलें और नदियां जम जाती है। परंतु इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है, ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान रहता है, इसलिए मछलियां और अन्य जलीय जीव जो होते हैं झीलों में जीवित रह जाते हैं। 112 जल से बाहर निकाल दी जाने वाली मत्स्य मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं, क्योंकि वे श्वसन नहीं कर पाती हैं।
और 113 मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है किसके द्वारा, तो गल्फर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 सेब के फल में लाली का क्या कारण है, तो बताइए एंथ्रोसाइनिन के कारण सेब में जो है लाल रंग होता है। 115 टमाटर में लाल रंग का कारण बताइए, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। पपीते में पीले का रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो कैरिका जैंथीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने एक केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है, तो ये अंडमान द्वीप में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इस एक वैज्ञानिकों ने इसके तहत कुछ वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे मूसा इंड अंडमानेंसिस, ठीक है, नाम दिया गया है इंड अंडमानेंसिस। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है जबकि सामान्य केले की प्रजातियां 3 से 4 मीटर तक होती है। गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का होता है लेकिन पकने के बाद क्या होता है, ये छिलके पीले और गूदे नारंगी रंग की हो जाती है। 118 निम्न से जीवित प्राणियों में कौन सा समूह एक ही स्पीसीज को संबंधित है, मतलब एक ही स्पीसीज से संबंधित है। निम्नलिखित जीवित प्राणियों के कौन सा समूह जो है एक ही स्पीसीज से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन देना है, बताना है कौन सा सही है। चीनी, अमेरिका, भारतीय, काले अफ्रीकी, तो ये सही है ए। जीवित प्राणियों का समूह जो है चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीसीज होमो सैपियन से संबंधित है। 119 खमीर का उदाहरण है, क्या है, कवक। कवक का उदाहरण जो है खमीर है। 120 ईस्ट और मशरूम किसके उदाहरण है, मतलब किससे संबंधित है, तो फंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 मशरूम क्या है, तो मशरूम जो है एक कवक है। 122 रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, तो बताइए क्या होता है, कवक। कपास का प्रमुख घटक कौन से हैं, सेलुलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। 124 लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किसके, कवक और शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है, तो ये शैवाल और कवक के साहचर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ देखिए। मैं जो है ना, क्योंकि ऊपर में बहुत लंबी नोट्स थी तो उसमें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया था, इसलिए मैं जो है इसका पूरा जो व्याख्या है नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको जो है ऊपर में ही पता चल गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 126 क्वेश्चन नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है, तो ये पॉपी से यानी पोस्ता से। 127 क्वेश्चन कह रहे हेरोइन प्राप्त होती है, किससे होती है, तो अफीम पोस्ता से। 128 मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, तो बताइए फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 अफीम प्राप्त किया जाता है किससे, बिना पके हुए फल से, फल के लैटेक्स से। 130 अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अफीम पौधे अफीम जो पोस्ता पौधे हैं ये जो है अधपके फल से प्राप्त किए जाते हैं। 131 क्वेश्चन कह रहे हैं अफीम का मुख्य अवयव कौन से हैं, तो मॉर्फिन है। 132 क्वेश्चन कह रहे अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो पैपेवर सोमनीफेरम है। 132 लास्ट क्वेश्चन था और हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी उसमें हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक हमें डिस्कशन करना है। तो ये थैंक यू दोस्तों, आप जो है अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।